Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमें पढ़ना है द मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स, जो एक दूसरे से इतने इंटर रिलेटेड है कि ऐसा लगता है कि सेम ही है, जैसे रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। और इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। ओके देखो बेटा, तो हम इन चार टर्म्स को सीक्वेंस में समझेंगे। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द अर्निंग फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब ये वो अर्निंग है, वो पैसा है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से आया, जैसे सच एज एग्ज़ाम्पल ले अगर इसका हम, तो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज स्लैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स रिसीव्ड, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है? ये नॉर्मल बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ है, जैसे गुड्स और सर्विसेज की सेल करके जो पैसा आ गया, या रेंट, हमने अपना, जैसे हमारे पास एक स्पेस था, उस स्पेस को हमने एज अ बिज़नेस, मेरे पास एक जगह थी, मैंने उसे रेंट पे दे दिया है, उससे जो इनकम आ रही है, क्योंकि वो मंथली आ रही है ना, डेली ऑपरेशंस में आ रही है। ऐसे ही अगर एफडी करवा रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रही है, तो ये सब क्या है? ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिससे मुझे अर्निंग हो रही है। ठीक है, अब गेन क्या है? अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और वर्ड भूल गई मैं इरेगुलर और नॉन रैकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, इंसिडेंटल इनकम। ठीक है, हमने सोचा नहीं था, हमें इनकम हो गई, जिसके लिए हमने कोई मेहनत, कोई हार्डवर्क नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, उस टाइप की इनकम को हम गेन कहते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्या हो सकता है? सेल गेन ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड असेट। ठीक है, फिक्स असेट की सेल करने पर मुझे फ़ायदा हो गया। जैसे सपोज़ मेरे पास जो असेट था, मान लो मशीनरी थी, वो आज की डेट में जब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई तो उसकी वैल्यू बची थी 10,000। ठीक है, बट जब मैंने सेल करा तो सेल प्राइस क्या आया? मेरा 12,000। दैट मीन्स मैंने 10,000 की चीज़ 12,000 में बेच दी, मतलब 2,000 का जो मुझे हुआ है वो है गेन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा है। ठीक है, आपने सपोज़ एक कंपनी थी टाटा मोटर्स, उसका शेयर 2014 में ख़रीदा था। सपोज़ 2014 में उसका प्राइस होगा 200 पर शेयर। आपने तब 10 शेयर ले लिए थे, तो 200 पर शेयर, 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2,000 रुपीज़ के आपने शेयर्स ले लिए थे। आज की डेट में उसका प्राइस हो गया है 500 पर शेयर। ठीक है, तो 2,000 की चीज़ आज की डेट में कितने की हो गई? 500 इंटू 10 5,000, मतलब आपको 3,000 का क्या हो गया? गेन हो गया।
उसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की, आपने कुछ सेल नहीं किया, आपने कुछ बनाया नहीं है। तो इस टाइप के जो प्रॉफिट्स होते हैं, इंसिडेंटल इनकम्स होती है, उन्हें हम बोलते हैं गेन। ठीक है, गेन क्लियर हो गया। अब इनकम क्या है, या मैंने इनकम तो लिख दिया बट ये अर्निंग है। इनकम क्या होती है कि हमने जब अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए तो हमारे पास जो बचा यूज़ करने के लिए, दैट इज़ इनकम। इसको ऐसे समझो, आपकी पॉकेट मनी 5000 है, 5000 में से आप पूरे महीने के खर्चे माइनस कर देते हो। सपोज़ आपने 3000 रुपये का खर्चा कर दिया, तो जो 2000 बचे हैं ना, वो 2000 आपके क्या हो गए, इनकम। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस के केस में व्हेन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट या अर्निंग लेफ्ट आफ्टर रिड्यूसिंग, या पेमेंट ऑफ, आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। सारे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं उनको पे करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसको इनकम बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, तो इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस से जो आपको अर्निंग हुई प्लस अदर इनकम गेन, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस। इसमें सारे खर्चे आ जाएंगे, सारे जितने भी हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड सोल्ड 50,000 rupees goods and has rupees 2000 या 20,000 rupees 20,000 इनकम या गेन on their investment, इट्स होगा on its investment, and total expenses for the year were rupees 30,000। ठीक है, rupees 30,000। find the income will be, the income earned will be, क्या होगी, इनकम क्या हो जाएगी हमारी, रेवेन्यू प्लस गेन मतलब अदर इनकम माइनस एक्सपेंस 30,000। what will be the answer, 50 plus 20 70 minus 30, that is 40,000 will be the income। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है प्रॉफिट। इनकम में बेटा हम सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ मतलब हर टाइप की रेवेन्यू, हर टाइप की गेन, मतलब यहाँ पर हम जितनी भी हमारी अर्निंग हो रही है वो सारी इंक्लूड कर रहे हैं ना हम, और फिर उसमें से एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं। बट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस ऑफ सेम पीरियड, सेम अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट क्या है आपका, जो इस साल आपने जो अर्न किया है उसमें से इसी साल के खर्चे जब हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस।
ठीक है। अब जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये दो टाइप का होता है। दोनों टाइप देखो, मतलब दोनों टाइप क्या, दो लेवल पे हम निकालते हैं। पहला प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है और दूसरा आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब हम सेल्स में से जो भी हमने बेचा है, गुड्स जो हमने बेचे हैं, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया है, ठीक है, उसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं। इसमें हम क्या क्या लेते हैं, परचेजेस, वेजेस, पावर, फ्रेट इनवर्ट, ठीक है, हाँ फ्रेट इनवर्ट। उसके बाद इसमें और क्या आ जाता है, यही सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स में से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, तो हमारी क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऐसे समझो फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है सामान बनाने के लिए, वो हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऑफिस में जो खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो ऑफिस जो बना है उसका रेंट हो गया, उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जो हमारे फिक्स एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हो गया, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब कहाँ आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ये देखो ना, इस चीज़ को हमने ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर देंगे तब भी तो आपका प्रॉफिट ही निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट यही तो निकल के आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये कंसेप्ट है आपका प्रॉफिट का। अब देखो, रेवेन्यू, गेन, इनकम एंड प्रॉफिट। आई होप इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं जो आपको नहीं समझ आया हो, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा लॉस, वो समझ लेते हैं। चलो देखो लॉस क्या होता है। लॉस इज नथिंग बट द लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू की जगह आप इनकम भी लिख सकते हो। रीज़न भी आई बताती हूँ। देखो, मतलब जब हमारे खर्चे हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की क्या बात है, देखो एक्सपेंसेस एंड जो रेवेन्यू है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के कंसीडर होंगे यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पिछले साल के खर्चे भी यहाँ काउंट कर रहे हो, ऑल द लॉस में सब आ जाता है, ठीक है। ये जस्ट आपकी डेफिनेशन है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज़ अ लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ऑफ द सेम टाइम सेम अकाउंटिंग पीरियड इज़ अ लॉस, ठीक है। बट लॉस इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इट कंटेन्स नॉट ओनली द same accounting period expenses and revenues, but it also contains one more thing, that is loss arising from non-recurring business activities। तो आप ऐसे समझो कि कंपोनेंट लॉस के क्या क्या हो गए,
लॉस में क्या क्या आ जाता है? लॉस मतलब नुकसान। अब नुकसान तो कुछ भी हो सकता है ना। सेम अकाउंटिंग ईयर में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो लॉस हुआ वो भी लॉस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो लॉस हुआ, एक्टिविटीज़ से जो नुकसान हुआ वो भी लॉस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लॉस थ्रू लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट। इसके अलावा लॉस में और क्या आएगा? बैड डेट्स आ जाएंगे कि जो डेटर्स थे वो पैसा नहीं दे पाए, ये भी तो लॉस होगा। ये वो वाले लॉस है बेटा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब नॉर्मल बिजनेस में लॉस हो रहे हैं। अभी हम इनकी तो बात ही नहीं कर रहे, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट और बैड डेटर्स, देखो मैंने डेटर्स लिख दिया, बैड डेट्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अनपेड रेंट, रेंट जो हमें नहीं मिला, रेंट नॉट रिसीव्ड, या अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड, पर इसको हम माइनस कर देते हैं तो इसको हम यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। और भी जितने भी लॉसेस होते हैं, जैसे हाँ गुड्स की चोरी हो गई, कैश की भी तो चोरी हो सकती है, कैश थेफ्ट एट्सेट्रा, ठीक है। और अब दूसरे हैं नॉन रेकरिंग, इसमें हम एग्जांपल क्या लेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो मशीनरी थी उसकी अभी की करंट वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, सेल वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 8,000 में बेच दिया आपने, मतलब 8,000 में ही बिकी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये जो 2,000 है, ये 2,000 हमारा लॉस है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से लॉस होता है उसे ग्रॉस लॉस और नेट लॉस बोलते हैं। और जो ये वाला लॉस है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होता है, इसको सिंपली लॉस बोल देते हैं, ठीक है। तो लॉस इज़ नथिंग बट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर आवर इनकम। If the expenses and revenue of the same accounting period, then it is either gross loss or net loss. If they are different, they are from non-recurring business activities, then we can say it is a loss, ठीक है। तो ये 5 टर्म थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, बुक से पढ़ लेना, और अगर फिर भी कोई भी डाउट, क्वेरी या इशू है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।